हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। ये क्लास 9th क्लास है ना, क्लास 9th का, और चैप्टर नंबर कितना है? 2 है। ठीक, चैप्टर नंबर 2। पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर का नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ कितने तरह के होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कितने तरह के होते हैं। फिर हमने देखा कि जो अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका लास्ट टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। और हम लोग जानते हैं कि जो मिश्रण है वो क्या है? एक अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण मतलब अलग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कि जो मिश्रण है वो समांगी और विषमांगी है, मतलब समांगी भी है और कुछ विषमांगी भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कुछ समांगी और कुछ विषमांगी मिश्रण को अलग करने की विधियों को पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले समझिए कि कुछ ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण है जिसे हमें भौतिक विधि द्वारा, किस द्वारा? भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अगर हम बात करें भौतिक विधि की, तो भौतिक विधि में हम चुनकर, है ना, छानकर, चुनकर, छानकर, औसवन या औसवन, ठीक है, औसवन द्वारा उसाकर जिसको कहा जाता है, या फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि। ठीक है, चुनकर आप कर सकते हैं, छान कर सकते हैं, उसाकर कर सकते हैं, या फेन प्लवन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, चुनकर आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम चावल के साथ कंकड़ मिले हुए तो हम उसे क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। अगर पानी के साथ कुछ मोटे कण मिले हुए हैं तब उसे हम क्या कर सकते हैं? छान सकते हैं। धान जो चावल है उसके साथ भूसे मिले हैं, उसके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसा सकते हैं ना, ओसवन के द्वारा। फेन प्लवन विधि में देखिए क्या होता है। इस बीकर में दो तरह के, अगर किसी मिश्रण में कोई ऐसा पदार्थ जो क्या उत्पन्न करता है? फेन। क्या? फेन। अगर ये फेन जो है शुद्ध पदार्थ है और इसके साथ कुछ अशुद्ध पदार्थ जुड़े हुए, अशुद्ध पदार्थ हैं, तब हम इसे क्या करेंगे? किसी द्रव के साथ, किसी द्रव के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे और हमें क्या उत्पन्न होगा? फेन। इस फेन को इस द्रव के साथ, इस विलयन के साथ, इस मिश्रण के साथ क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। ठीक है, इस मिश्रण से क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। इस तरह का जो फेन बनेगा इसके ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हमारे पास अशुद्धियां रह जाएगी और जो हमें शुद्ध पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? शुद्ध पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये साधारण विधि है, या आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी विधि है? भौतिक विधि है। कौन सी? भौतिक विधि। और भी भौतिक विधियां हैं जो आपको इसमें बारी बारी से पढ़ना है। ठीक, चलिए और भी भौतिक विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले लिख लेते हैं किन किन भौतिक विधियों द्वारा हम क्या करेंगे? मिश्रण के घटकों से अलग अलग घटक जो है उन्हें अलग अलग कैसे करेंगे, किन किन विधियों द्वारा करेंगे। तो सबसे पहली जो विधि है वो है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण विधि। ठीक है, दूसरी जो विधि है उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रण, अपकेंद्रण विधि। तीसरी जो विधि है वो है आपका पृथक्करण कीप के द्वारा, कीप के द्वारा। 4 नंबर जो है वो है आपका ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सा विधि? ऊर्ध्वपातन विधि।
5 नंबर में है आपका क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। छठा जो विधि है आप में दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं आसवन। ओसवन नहीं, क्या? आसवन विधि। ठीक, आसवन विधि में एक और विधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी आसवन विधि। ठीक है, कौन सा? प्रभावी आसवन विधि। 7 नंबर अगर अगला हम देखना चाहेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे क्रिस्टलीकरण। विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने विधियों को दी गई है? 7 विधियों को दी गई है। और एक आपने और देखा जो अभी हमने बताया आपको, कौन सी? भौतिक विधियों में। इसको भी आप देख लीजिए, क्या करके? चुन करके, छान करके, ठीक है, ओसवन करके, या फिर हम उसको फेन प्लवन विधि कर सकते हैं। ठीक, इन सब विधियों से हम मिश्रण के घटकों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला वाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि? वाष्पीकरण विधि। सबसे पहले वाष्पीकरण समझ लीजिए है क्या। अगर जल जलवाष्प के रूप में बदल रहा है, किस रूप में बदल रहा है? जल, यदि जल जलवाष्प के रूप में बदलता है तब वो परिघटना क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तो जरा ध्यान दीजिए, अब मिश्रण जो होगा उसमें एक ऐसा पदार्थ होगा जो वाष्प के रूप में क्या होगा? बदलेगा। ठीक, जैसे हम लोग रंग को, अगर रंग किसी जल के साथ क्या है? मिला हुआ है, जो रंग के घटक हैं, नीले हो, काले हो, पीले हो, या और भी कोई घटक है जो जल के साथ क्या है? मिला हुआ। ठीक, तब हमें इस रंग को अलग करना है। तब इसे रंग को क्या करना है? अलग करना है। तब हम क्या करेंगे? इस बीकर में जो रंग और जल मिला हुआ है, ठीक है, इस बीकर में रंग और क्या मिला हुआ है? जल मिला हुआ है। इस बीकर में हम बाहर से एक बर्नल को क्या करेंगे? जलाएंगे। एक बर्नल को क्या करेंगे? बाहर से जलाएंगे ना। इस तरह का हमारा बर्नल होगा यहां से। अब जो जल है वाष्प के रूप में क्या होगा? बाहर आएगा। जो जल है वो वाष्प के रूप में बाहर आएगा और अवशेष के रूप में हमें क्या मिलेगा? रंग प्राप्त हो जाएगा। अगर स्याही को जल के साथ मिलाया जाता है या मिल जाता है कभी, तब हम उसे अलग करते हैं। किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। या फिर ये समझिए कि यदि कोई मिश्रण जिसमें एक पदार्थ वाष्प के रूप में बदलता है, किस रूप में बदलता है? वाष्प के रूप में बदलता है, तब हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरी जो विधि दिखाई जा रही है वो है अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि? अपकेंद्रण विधि। अब इसको समझिए, अपकेंद्रण विधि क्या है? अपकेंद्रण विधि में आपको क्या बताया जा रहा है? जैसे अगर हम दूध को लेते हैं, क्या? दूध भी एक क्या है? मिश्रण है, जिसको देखा हमने कि जो दूध है कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। अब हमें दूध से मक्खन को अलग करना है या फिर घी को अलग करना है, ठीक, या जो मलाई है उसको हम लोग को अलग करना है, तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? अपकेंद्रण विधि। इस केंद्रण विधि में देखो होता क्या है, आप जानते हो कि जैसे ही दूध को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और उस दूध से क्या बनता है? दही। क्या बनता है? दूध से क्या बनता है? दही। तो दूध से दही बनने के लिए हम दूध को गर्म करते हैं और उसमें क्या करते हैं? एक थोड़ी सी दही की बूंद डालते हैं, या फिर उसमें हम एक सोडा
डाल देते हैं। ठीक, दूध से क्या हो जाता है, दही बन जाता है। क्या बन जाता है, दही। अब दूध से जैसे ही दही बना, इस दही को एक घूर्णन करने वाली, क्या करने वाली, घूर्णन करने वाली चीजों से, जिसको मथनी आप लोग कहते हो। क्या कहते हो, मथनी। मथनी महने वाला है ना, जैसे हम लोग दाल को महते हैं, इसी तरह से इसमें एक मथनी डाल देंगे। क्या करेंगे, एक मथनी को इस तरह से डाल देंगे और क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो इन दही में जो भी मक्खन है वो क्या होगा, एक केंद्र में जाकर, एक केंद्र में, अब देखो चारों तरफ ऐसे फैलता है ना, चारों तरफ अगर हम मथनी से ऐसे करते हैं तो जो दही है उसके केंद्र में जो भी मक्खन है, क्या है, मक्खन है, वो क्या होगा, बाहर की ओर निकलता जाएगा। कहां जाएगा, बाहर की ओर निकलता जाएगा। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्रन विधि। और ये अपकेंद्रन विधि दूध के लिए होता है। मतलब दूध से अगर हमें क्रीम को अलग करना है, दूध से यदि क्रीम को अलग करना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, अपकेंद्रन विधि का प्रयोग करेंगे। यदि दूध से क्रीम निकालना हो, टूड निकालना हो, या डबल टूड, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल क्रीम या क्रीम या जो भी इस तरह से, या मक्खन या फिर घी, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, अपकेंद्रन विधि का प्रयोग करेंगे। अपकेंद्रन विधि में अभी जो हमने बताया आपको कि दूध से दही बना लीजिए और दही को क्या कीजिए, मथिए। क्या कीजिए, मथिए, घूर्णन कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, घूर्णन कीजिए केंद्र में, साइड में नहीं, कहा, केंद्र में। तो उसके चारों तरफ जो भी उसके केंद्र में होंगे, दूध के दही के जो भी केंद्र में होंगे वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिसको हाथ के द्वारा आप छान कर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो वहां देखिए ना, दूध से हमने क्या किया, मक्खन को अलग कर लिया, क्रीम को अलग कर लिया। ठीक है, किस विधि द्वारा, अपकेंद्रन विधि द्वारा। ठीक, इसका प्रयोग कहां कहां होता है, करा कि जो अपकेंद्रन विधि है इसका प्रयोग कहां कहां होता है। तो आप कभी अगर खून जांच कराने जाते हैं, कौन सा जांच, खून जांच। ठीक है, इस अपकेंद्रन विधि का प्रयोग, ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, फिर से लिख देंगे बारी बारी से। अपकेंद्रन विधि का प्रयोग, सबसे प्रयोग, आप पहला तो आपने प्रयोग देख लिया कि भाई दूध से क्या दूध से हमें निकालना है क्रीम या जो भी मक्खन, तो उसका हम उसमें प्रयोग करेंगे। जांच किसके लिए, जांच में, किसके जांच में, रक्त और मूत्र, रक्त और मूत्र के जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ करें कि जो डेयरी है, डेयरी मतलब जो डेयरी फॉर्म है जहां पे दूध से दही, दही से और भी चीजें बनाई जाती हैं, या दूध से भी बहुत सारी चीजें क्या की जाती है, बनाई जाती है, वहां पे किया जाता है। मतलब नंबर 2, मक्खन क्रीम, ठीक है, निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आप देखिए, वॉशिंग मशीन आप लोग जानते हैं, कपड़े धोने का मशीन। ठीक है, कपड़े धोने का मशीन। ठीक है, इस विधि में भी कपड़े धोने के जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, वहां भी क्या होता है, अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो कपड़े के साथ मैल जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। किस विधि द्वारा, अपकेंद्रन विधि द्वारा। हम लोग रक्त और मूत्र के जांच, मतलब जांच में, किसके जांच में, रक्त और मूत्र के जांच में, मक्खन क्रीम निकालने में। ठीक है, और कपड़े धोने के मशीन में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरी जो विधि थी जो अभी हमने लिखा था, ठीक, तीसरी विधि थी आपका कीप के द्वारा पृथ्वीकरण, है ना, कीप के द्वारा पृथ्वीकरण। कीप के द्वारा पृथ्वीकरण। अब एक उदाहरण, ये नंबर 3 है। जैसे अगर आप गलती से तेल के साथ आप क्या मिला दिए हैं, जल मिला दिए, या अचानक तेल जो
तेल में जल को मिला दिए या जल को किस में मिला दिए, तेल में मिला दिए, ठीक। तब भी यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कीप विधि द्वारा, कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमने एक कीप को बनाया, इस तरह से क्या किया, एक कीप को बना दिया, ठीक। यहाँ पे एक चाबी को बना लीजिए और फिर इसको आगे, और यहाँ पे एक हमने बीकर को रख लिया, किसको रख लिया, बीकर को रख लिया। अब क्या करेंगे, हम तेल को और जो पानी का मिश्रण है इसमें डालेंगे। क्या करेंगे, तेल को और पानी को क्या करेंगे, इसके मिश्रण में डालेंगे, स्किप में डालेंगे, ठीक। तो आपको पता है कि जो तेल है वो कहाँ रहता है, पानी के ऊपर। अब हम इस यहां जो चाबी लगा हुआ है, इस चाबी से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा सा शांत करके और धीरे धीरे ये चाबी को खोलेंगे, जिससे हमारा जो पानी है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और तेल जो है वो अलग हो जाएगा। मतलब कीप के द्वारा जो पृथक्करण हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, तेल और जल। तेल और जल जैसे मिश्रण को अगर अलग करना है तो हम कीप का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी हमें कीप का प्रयोग और भी जगहों पे किया जा सकता है। कीप का आपने देखा होगा कि एक तेल से दूसरे तेल को अलग करना है या फिर ये करना है तो वहां पे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। अब आइए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पर है ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन विधि। अब यहां एक शब्द है ऊर्ध्वापातन, ये समझिए ऊर्ध्वापातन है क्या, ठीक है। हमने देखा कि जो ठोस है, ठोस से किस में, द्रव में, और द्रव से किस में, गैस में। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस से द्रव में और द्रव से किस में, गैस, या फिर गैस से द्रव में और द्रव से क्या, ठोस में बदलता है। लेकिन यदि ठोस से डायरेक्ट या सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, किस में परिवर्तित हो जाए, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए या गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित, तब हम उस परिघटना को, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन। मतलब ऊर्ध्वापातन एक तरह का परिवस्था को बता रहा है। यदि ठोस अवस्था से कोई भी पदार्थ यदि ठोस अवस्था से गैस में बदल जाता है या गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है, तब ये परिघटना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वापातन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वापातन कहलाएगी। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर इस विधि का, ऊर्ध्वापातन विधि से, अगर नमक के साथ, किसके साथ, नमक के साथ, देखो नमक भी व्हाइट होता है और जो अमोनियम क्लोराइड है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नमक और अमोनियम क्लोराइड ये आपस में मिले हुए, क्या हुए, मिले हुए। या फिर आप नमक के साथ कपूर को मिलाए हुए या मिले हुए, क्योंकि कपूर भी कैसा होता है, कलर में व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट होता है। अब नमक और कपूर आपस में मिले हुए हैं, अब हमें नमक को अलग करना है। क्या करना है, हमें नमक को अलग करना है। तो क्या करेंगे, नमक और जो कपूर है उसके साथ हम गरम करेंगे, क्या करेंगे, गरम करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। नमक और जो कपूर मिले हुए हैं उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो जो कपूर है वो द्रव में बदलेगा नहीं, सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। या कपूर को ऐसे भी आप छोड़ देते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। हीट करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। बचेगा क्या, हमारा नमक बच जाएगा। तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा हम नमक प्लस अमोनिया या नमक प्लस कपूर या ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्ध्वापातन के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि अमोनिया में पाया जाता है, कपूर में पाया जाता है, ठीक है। एक और पदार्थ का नाम है नेफ्थालिन, नेफ्थालिन,
ठीक है। इसमें भी ऊर्ध्वापातन का क्या गुण पाया जाता है, एंथ्रासिन। एंथ्रासिन ये सब ऐसे पदार्थ हैं, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थालिन, एंथ्रासिन, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कौन सा गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वापातन का गुण पाया जाता है। यदि ये पदार्थ किसी मिश्रण के साथ मिले हुए हैं और इन्हें अलग करना है तो हम लोग ऊर्ध्वापातन विधि का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऊर्ध्वापातन विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, एक और विधि है 5वें नंबर पे, ऐसे तो अभी 7 था ना, 5वें नंबर की विधि को देखते हैं। पांचवें विधि में है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी विधि, पहले इस विधि का सब ज्यादा प्रयोग होता है, अब थोड़ा सा कम हो गया। ठीक, अब इसका थोड़ा सा क्या हो गया, कम प्रयोग हो गया। जैसे अभी जो समय चल रहा है वो डिजिटल इंडिया का समय चल रहा है, जिसमें हमारे पास जो फोटो होते हैं कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन कलर के होते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास या आपके पास मेमोरी की जरूरत नहीं है ना, अब तो पहले डिस्क की जरूरत पड़ती थी, कैसेट की जरूरत पड़ती थी, अब ऐसा नहीं। तो ये जो क्रोमैटोग्राफी विधि है, ठीक, पहले के जो फोटो थे ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे आपने अभी फोटो खिंचाया तो आपको अभी का अभी मिल जाएगा, 2 या 5-10 मिनट में आपको बोलेगा दुकानदार कि जो आप बैठ जाइए और आपको फोटो मिल जाएगा। लेकिन पहले अगर हम फोटो खिंचाते थे, ठीक है, तो हमें फोटो जल्दी नहीं मिलते थे, 1 दिन 2 दिन क्या होता था, वेट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। दुकानदार हमें बोलता था कि भैया आप 2 दिन बाद आइए या 1 दिन बाद आइए, तब आपको एक फोटो मिलेगा और उसके साथ आपको रील मिल जाएगा। ऐसा क्यों बोलता था, इस विधि की वजह से, क्रोमैटोग्राफी विधि की वजह से बोलता था। ठीक, इस विधि में होता क्या था, अब जो उसने फोटो खींचा, क्या किया, फोटो खींच लिया, तो फोटो खींचने के बाद जो रील है इस पे क्या बन गई, संरचना बन गई। क्या बनी, एक संरचना बनी। अब इस संरचना को एक केमिकल में क्या करेगा, धोएगा और फिर सुखाएगा, तब क्या करेगा, आपको वापस अगले दिन आपको फोटो को देगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमैटोग्राफी है, ठीक है, कौन सी विधि, क्रोमैटोग्राफी विधि, इसमें, ठीक है, इसमें जो फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां कुछ शब्द को देखते हैं और थोड़ा डिटेल से। क्रोमो एक शब्द क्या है, क्रोमो, या हम इसको बोलते हैं क्रोमा। क्रोमा मतलब होता है रंग को अलग करना, रंग को क्या करना, अलग करना। ठीक, किसको अलग करना, रंग को अलग करना। ठीक, तो यहां भी क्रोमैटोग्राफी में भी क्या हो रहा है, आपकी कलर को, आपकी जो रंग है उसको क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। ठीक है, हमने बताया ना कि पहले फोटो खींचा तो आपका एक डायग्राम बन गया। क्या बन गया, डायग्राम बन गया। वो क्या करेगा, एक केमिकल के साथ धोने का काम करेगा, जिससे जो रंग है, जो उसके साथ, जैसे आप रील देखते हो, रील अभी देखा तुम लोग नहीं है कभी, रील में इसी तरह का ऐसे देखोगे ना तो साफ साफ आपका फोटो क्या करेगा, दिखाई देगा। आप रील लेके जाओ और बोलो कि भैया हमारा फोटो निकाल दो, तो वो क्या करेगा, वापस निकाल देगा। अभी तो नहीं, अभी तो मोबाइल का जमाना है भाई, मेमोरी का जमाना है, वहां से फोटो खींचे, वहां सेव हो गया और जब चाहो तब बार बार निकाल सकते हो। लेकिन वहां नहीं, वहां रील होता था, रील में संरचना बनी होती थी, इस रील को केमिकल में डाला जाता था, जहां रंग क्या होता था, अलग हो जाता था और आपकी तस्वीर एक अलग पेपर पे छप जाती थी। ठीक है, मतलब जटिल प्रक्रिया होता था। क्या होता था, जटिल प्रक्रिया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है, काली स्याही में ड्राई की गई या फिर रंग को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए कहां कहां किया जाता है,
आपको और समझ में आएगा। चलिए, इसका प्रयोग देखिए और कहां किया जाता है। कह रहा कि यदि रक्त के नशीले पदार्थ को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता था। दूसरा, डाई में रंगों को अलग करने में किया जाता। ठीक। नंबर 3, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को अलग करने में। प्राकृतिक रंग जैसे मान लीजिए जो आपका पीला कलर है, सरसों के खेत में जाइए, उसका फूल पीला होता है ना, उससे गुजरिए तो आपके शरीर में भी क्या होगा, पीला पीला। अगर फूल से गुजरता है, अगर टच करता है, तो उसकी पंखुड़ियों में जो रंग है वो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो कह रहा कि जो प्राकृतिक रंग है, प्राकृतिक रंगों से, ठीक है, पिगमेंट, उसके अंदर एक पिगमेंट तत्व है, पिगमेंट, इसको अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में किया जाता है। ठीक। इसके बाद भी और विधि है। ठीक है, कौन सी? आसवन विधि। कौन सी विधि? आसवन विधि। एक शब्द है यहां डाई मतलब होता है दो रंगों का मिश्रण। क्या होता है? दो रंगों का मिश्रण। ठीक है, दो रंगों का मिश्रण। अब इन दोनों रंगों के मिश्रण को क्या कहा जा रहा है? डाई कहा जा रहा है। इन दोनों रंगों के मिश्रण में एक रंग ऐसा होगा जो जल के साथ अत्यधिक तेजी से क्या करेगा? घुलेगा या फिर मिलेगा। ठीक है, घुलेगा या फिर मिलेगा, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत तेजी के साथ मिलता है। जैसे ही अगर हम जल में डालते हैं तो तेजी के साथ मिलेगा। जब मिल जाएगा तो जल्दी से उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो एक रंग अलग और दूसरा रंग अलग। एक रंग पानी के साथ मिल गया और एक रंग ऊपर की ओर बच गया, रह गया। ठीक। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर, आसवन विधि। कौन सा? आसवन विधि। ठीक है, पांच के बाद 6 ना, आसवन विधि। आसवन विधि कह रहा है कि यह विधि उन तकनीक या उन मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक के बीच ठीक है, अत्यधिक अंतर हो, अधिक अंतर हो। जैसे अगर कोई पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और कोई पदार्थ कितना 25 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हो या खौलता हो, ठीक है, तब इनके बीच का अंतर देखो कितने का है? 75 डिग्री सेल्सियस का क्या है? अंतर है। कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर है? 75 डिग्री सेल्सियस का। कह रहा कि जो आसवन विधि है, उन विधियों का प्रयोग या आसवन विधि का प्रयोग उन मिश्रणों के द्वारा होता है जिनके मिश्रण में विलय और विलायक के बीच या उनके क्वथनांकों के बीच क्या हो? अधिक अंतर हो। जैसे हमने एक एग्जांपल दिखाया, एक का 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तब जाके हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक। एक और विधि था जिसको हमने कहा प्रभावी आसवन विधि। ठीक है, कौन सा विधि? प्रभावी आसवन विधि। थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्रभावी आसवन विधि, क्योंकि बाकी क्लासों में जैसे 10th क्लास में अगर आप जाते हैं या फिर 11th क्लास या 12th क्लास में जाते हैं तो वहां आपसे कहा जाएगा कि प्रभावी आसवन विधि द्वारा इसे अलग किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है इसको आप समझिए। थोड़ा सा एक डायग्राम हम बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, डायग्राम में आपको यहाँ एक प्रकनली दिख रही है। ठीक है, क्या दिख रही है? प्रकनली। और इस प्रकनली से ऊपर एक ट्यूब जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ट्यूब। इस तरह से नली जुड़ी हुई है और इस नली से होते हुए इसकी संरचना इस तरह से, और ये फिर कहां आएगी? आगे आएगी।
और आगे यहाँ के यहाँ भी एक ट्यूब इस तरह से है, कांच जो यहाँ है। अब जरा ध्यान से समझिए ये हो क्या रहा है। ठीक, इसको और क्लियर बनाते हैं। ठीक, चलिए, जो आपका फिगर है इस तरह का। अब इस प्रभावी आसवन विधि में यहां एक मिश्रण है और उस मिश्रण में कहा ना कि क्वथनांक के बीच क्या होगा, अंतर होगा। क्वथनांक के बीच क्या होगा, अंतर होगा। तो ध्यान रखिए कि वैसे मिश्रण जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 कैल्विन, सॉरी क्या, 25 डिग्री कैल्विन या फिर 25 कैल्विन, 25 केल्विन का अगर अंतर होता है, जिस मिश्रण में 25 केल्विन क्वथनांक का अंतर होता है, क्वथनांक के तापमान में 25 केल्विन का अंतर होता है, उस मिश्रण को प्रभावी आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक मिश्रण है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से हीट करना आरंभ किया। क्या किया, हीट करना आरंभ किया। जब हीट होंगे तो ये ऊपर से जो नली लगी हुई है उससे होकर जाएंगे। यहां जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रशीतक। क्या बोलते हैं, प्रशीतक, या आप इसको शीतक कहिए। क्या कहिए, शीतक। जो टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे यहां से हीट होकर जो मिश्रण, जो पदार्थ जा रहे थे, क्या हो रहे थे, जा रहे थे, अब ये प्रशीतक क्या करेगा, उसके तापमान को कम कर देगा। क्या करेगा, कम कर देगा। जब कम करेगा तो जो मिश्रण में पदार्थ है, दो या दो से अधिक जो पदार्थ है या फिर शुद्ध जो पदार्थ हैं, वो यहां द्रव के रूप में, किस रूप में, द्रव के रूप में, ठीक है, आकर जमा हो जाएंगे। क्या होंगे, द्रव के रूप में आकर जमा हो जाएंगे। बाकी जो है यहां से एक और संरचना बना लो, यहां एक और प्रणाली थी, यहां से वो गैस के रूप में, या फिर यहां नहीं, यहां से भी निकल सकते हैं, यहां से भी उनको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। जो पदार्थ क्वथनांक जिनका कम है या उनके बीच का अंतर 25 केल्विन से कम है, तो वो गैस फॉर्म में रहेंगे या जलवाष्प के फॉर्म में रहेंगे या वाष्प के फॉर्म में रहेंगे, जो यहां से क्या आएंगे, बाहर चलेंगे। जिनका कम है वो क्या, शीतक से उनका टेम्परेचर और कम होगा और किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, द्रव में। ठीक, अब ये द्रव अलग हो जाएगा और जो बाकी जो गैस है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, एक और विधि है जो लास्ट है, देख लेते हैं जल्दी से। चलिए मिटाते हैं। आपको प्रभावी आसवन विधि समझ में आई? बस ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ज्यादा अंतर को दिखाया जाएगा, क्वथनांक के तापमान में ज्यादा का अंतर होगा, जबकि प्रभावित जो अभी हमने लिखा उसमें कितना, 25 केल्विन का। कितने का, 25 केल्विन का। 7वें नंबर का नाम है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सी विधि, क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक, अब इस विधि में देखिए क्या बताया जा रहा है, कह रहा कि क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक, जैसे हमें अशुद्ध जल से, किस जल से, अशुद्ध जल से हमें शुद्ध जल प्राप्त करना है। अशुद्ध जल से कौन सा जल प्राप्त करना है, शुद्ध जल